वेलकम बैक फ्रेंड्स। माई सेल्फ डॉक्टर मर्जबी शुक्ला। इस पार्ट 2 वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि वाई एसाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन एमाइड। एक्चुअली एसाइल क्लोराइड और एमाइड दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स है और दोनों केस के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करने वाला है। ओके डन। तो यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की जो रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये दिखाने वाले हैं कि जो एसाइल क्लोराइड है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है और जो एमाइड होती है उसकी जो रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। ओके डन। तो एक्चुअली पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी हमने डिस्कशन की थी, जब एलिफेटिक ट्राइकोनल कार्बोनिक कंपाउंड पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वहां पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ओके डन। तो यहाँ पे भी जब हम डिफरेंट टाइप्स के कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो 100% कार्बोनिल कार्बन, जिसको आप ट्राइकोनल कार्बन या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन भी कह सकते हैं, वहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने डिफरेंट टाइप्स के कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स यहाँ पे दिखाए हैं। एसिड क्लोराइड है, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड। हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है सब में कॉमन है, H2O है, लेकिन जो कंडीशन है वो डिफरेंट टाइप्स के, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एसाइल क्लोराइड है सबसे मोस्ट रिएक्टिव है और मोस्ट रिएक्टिव होने के कारण वो उसका जो सब्स्टिट्यूशन का जो रेट होगा वो सबसे फास्ट होगा और जो एमाइड है वो हमारा सबसे लेस्ट रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स है। तो वहां पे जो सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो सबसे स्लो होगा। तो ये बात रिएक्शन कंडीशन से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एसाइल क्लोराइड की वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होती है तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट वो 20 डिग्री टेम्परेचर पे उसका जो रेट होता है वो सबसे फास्ट होता है, इजीली रिएक्ट करता है। बट एसिड एनहाइड्राइड आप देख सकते हैं उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है कंपेयर टू एसाइल क्लोराइड। तो जब वो वाटर मॉलिक्यूल से या कह सकते हैं आप न्यूट्रल और न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है, ऑलमोस्ट वो भी रिएक्ट करता है 20 डिग्री टेम्परेचर पर, बट उसका रेट स्लो होगा। जबकि एस्टर की बात करेंगे तो वहां पे आपको एसिड और बेस कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी और थोड़ी हीटिंग की भी जरूरत पड़ेगी। जबकि एमाइड जो सबसे लेस्ट रिएक्टिव है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर, तो वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी, साथ में आपको रिफ्लक्स कराना पड़ेगा ऑलमोस्ट 100 डिग्री टेम्परेचर के आसपास। तो यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन के बेसिस से ही आप समझा सकते हैं कि एसिड क्लोराइड इज मोस्ट रिएक्टिव देन एमाइड। ओके देन एक्चुअली अब प्रॉब्लम ये है, हमको ये दिखाना है कि वाई एसाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन एमाइड। तो एक्चुअली हम दो फैक्टर के बेसिस के आधार पर हम यहाँ पे समझा सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर है डिग्री ऑफ डीलोकलाइजेशन एंड सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो डिग्री ऑफ डीलोकलाइजेशन अगर ज्यादा होगी तो 100% वहां पे जो स्ट्रेंथ है कार्बोनिल ग्रुप की वो कम होगी। जितनी कम होगी वहां पे न्यूक्लियोफाइल के जो अटैक करने की जो पॉसिबिलिटी है कम हो जाएगी। कैसे? जस्ट लाइक कि एमाइड हमारे पास है, एमाइड में जो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है। ओके डन। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है सबसे ज्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन और हेलोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हैं लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन पोजीशन में है और कॉन्जुगेशन पोजीशन में होने के कारण और नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा वो सबसे मीन्स यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी और स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होने के कारण जो स्ट्रेंथ है कार्बोनिल ग्रुप की वो सबसे कम होगी एमाइड ग्रुप के अंदर। ओके ना। तो यहाँ पे एक्चुअली ओवरलैपिंग किसके बीच होती है, नाइट्रोजन की लोन पेयर और जो कार्बोनिल ग्रुप की जो पाई स्टार ऑर्बिटल है उसके बीच स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है और स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होने के कारण इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो सबसे कम होगी। मीन्स आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है कार्बोनिल ग्रुप की वो सबसे कम होगी। ओके ना।
तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जस्ट लाइक एसाइल क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है कंपेयर टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे कम है। दैट्स मीन वहां पे जो डिग्री ऑफ डीलोकलाइजेशन जो है वो सबसे कम होगा, जबकि नाइट्रोजन का डोनेटिंग पावर ज्यादा होने के कारण वहां पे डिग्री ऑफ डीलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा। तो दैट्स मीन आप ये कह सकते हैं कि वहां पे जो कार्बोनिल ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है सबसे कम होगी, मीन्स वीकेस्ट कार्बोनिल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम है, या ये भी कह सकते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपेयर में, इसलिए यहाँ पे कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज વધુ क्रिएट करेगा, और पार्शियली चार्ज जितना भी વધુ होगा मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चार्ज जितना ज्यादा क्रिएट करेगा कार्बन पे, उतना ही न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए ही एसाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन एमाइड। इवन इवन हम इंफ्रारेड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी हम ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड है एसाइल क्लोराइड में कार्बोनिल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे आप स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। इंफ्रारेड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमने मालूम है कि जिस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है वो हाई रेंज फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एसाइल क्लोराइड में कार्बोनिल ग्रुप की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है 1790 से 1815 के बीच मिलती है, जबकि जो एमाइड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमें मिलती है 1690 पे, यानी कि सबसे लोएस्ट रेंज पे मिलती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो एमाइड है, एमाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप है सबसे वीकेस्ट कार्बोनिल ग्रुप होगा। और जब सबसे वीकेस्ट कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या होगा, वहां पे जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो सबसे कम होगी, और सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी होने के कारण वहां पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की जो पॉसिबिलिटी है सबसे कम होगी। क्लियर कट। इसलिए ही जब एमाइड ग्रुप के अंदर अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है तो आपको वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करना होगा। आपको जो कंडीशन है वो सख्त कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक OH माइनस जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्साइड एनायन यूज करना पड़ेगा। बल्कि और जहां जो एसाइल क्लोराइड है अदर साइड एसाइल क्लोराइड में आप कह सकते हैं उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड एफिशिएंट चार्ज सबसे ज्यादा होगा, जिसके कारण जो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा कार्बोनिक कार्बन पे। मीन्स यहाँ पे जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा मीन्स वाटर मॉलिक्यूल से भी इजीली रिएक्ट करता है एसाइल क्लोराइड। ओके डन। इवन इवन हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी से भी हम कह सकते हैं कि एसाइल क्लोराइड इज मोस्ट रिएक्टिव देन एमाइड, क्योंकि हमें मालूम है जब यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल के आएगा तो वो क्या होगा Cl माइनस, यहाँ से जो लिविंग ग्रुप निकल के आएगा वो क्या होगा एस्टर एनायन, यहाँ से जो लिविंग ग्रुप निकल के आएगा वो क्या होगा अल्कोक्सी एनायन, और यहाँ से जो लिविंग ग्रुप निकल के आएगा वो क्या होगा एमाइड एनायन। हमें मालूम है जब क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो सबसे स्टेबल आयन फॉर्म होता है, जबकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है मींस जिसको हम एमाइड एनायन कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होने के कारण वो उसकी जो स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण वो लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल होने के कारण जो हमारा जो एमाइड है वो लेस रिएक्टिविटी दिखा मीन्स बेड लिविंग ग्रुप इसको हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे बेड लिविंग ग्रुप, इसको हम कहेंगे गुड लिविंग ग्रुप। ओके डन। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।